बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री की इस पहली क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास है हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 एडी टू 1757 एडी। मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक। इससे पहले एक वीडियो में मैंने आपको इसका पूरा सिलेबस बताया था, जहां हमें इसकी 8 यूनिट कवर करनी है और ये आज हमारी पहली क्लास है। यदि आपको सभी क्लासेस सीक्वेंस वाइज देखनी है, क्रमानुसार देखनी है, तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर के आपको बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 टू 1757 इस नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी कहीं पर, वहां से आप देख सकते हैं। तो ये सिलेबस तो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, और आज की इस क्लास से हम यूनिट 1 की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, जो यूनिट 1 है वो है द अर्ली तुर्क्स एंड खिलजीज, प्रारंभिक तुर्क और खिलजी। अब यहां पर एक शब्द आया है अर्ली तुर्क, प्रारंभिक तुर्क। इस बात से क्या मतलब है कि सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि तुर्क कौन थे। जब हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात करते हैं, हिस्ट्री के मेडिवल पीरियड की बात करते हैं, तो वहां पर भारत के ऊपर जो सबसे पहला अटैक होता है, जो सबसे पहला मुस्लिम अटैक होता है, वो होता है अरबों का। जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत के ऊपर अटैक करता है, तो वो अरब मुस्लिम था। लेकिन यहां जो हम पढ़ेंगे वो है प्रारंभिक तुर्क और खिलजी। तो अभी आपके सामने यहां पर 3 शब्द लिखे हुए हैं, अरब, तुर्क एंड अफगान। तो होता क्या है कि कई बार हम इन तीनों को, यानी अरब को, तुर्क को और अफगान को एक ही समझ लेते हैं, क्योंकि ये तीनों ही मुस्लिम आक्रमणकारी थे। लेकिन यदि वास्तविकता से देखेंगे, थोड़ा गहराई से देखेंगे, तो इनकी जो ज्योग्राफी है, इनकी भौगोलिक जड़ें, इनकी संस्कृति और इनका इतिहास भारत में बिल्कुल अलग अलग रहे हैं। अभी यहाँ जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, जिससे कि आपको ये मेडिवल हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है ये अच्छे से समझ आ जाए। तो अभी आप इससे परेशान मत होइएगा। यहाँ पर 3 शब्द लिखे हुए हैं, अरब, तुर्क और अफगान। पहले हमें यह समझना होगा कि तीनों में आखिरकार फर्क क्या है, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं द अर्ली तुर्क। तो सबसे पहले जो अरब हैं, ये शुरुआत करने वाले हैं, और भारत पर सबसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमण अरबों ने ही किया था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत पर, जो भारत का उस समय सिंध प्रांत था, सिंध प्रोविंस था, वहां पर अटैक किया था। और वहां पर राजा थे दाहिर सेन। उस समय सिंध पर कौन राजा शासन कर रहे थे? दाहिर सेन। उनको हरा दिया था। तो भारत पर जो सबसे पहला मुस्लिम अटैक हुआ है वो तो अरबों ने किया था। अब क्योंकि अभी हमने कहा कि इनकी ज्योग्राफी अलग है, यानी ये जहां के रहने वाले थे, वो स्थान, वो भूगोल अलग है। तो ये जो लोग थे अरब, ये अरब प्रायद्वीप, जो अरबियन पेनिनसुला है, ये वहां के निवासी थे। ये रेगिस्तानी इलाकों के मूल निवासी थे अरब प्रायद्वीप के। जैसे आज का जहां पर सऊदी अरब है, इराक है और यमन है, ये इस क्षेत्र से आए थे। और इस्लाम धर्म का जो जन्म हुआ था वो यहीं पर हुआ था। इस्लाम का जो उदय हुआ था वो इसी जगह पे हुआ था। और ये ही लोग इस्लाम के मूल अनुयायी, ओरिजिनल फॉलोवर थे। जो मेन अनुयायी थे, जो मूल रूप से इस्लाम के अनुयायी थे, वो अरब ही थे। लेकिन अब इनके बारे में एक बात समझनी होगी कि अरब लोग सिंध से आगे भारत के अंदर नहीं घुस पाए। ये भारत के केवल बॉर्डर तक ही रह गए, ये उससे आगे नहीं घुस पाए। और इन्होंने भारत में कोई बहुत बड़ा साम्राज्य भी नहीं बनाया। मोहम्मद बिन कासिम आया, 712 में अटैक किया, कुछ हिस्सों को अपने कब्जे में लिया और वहां पर अपने सेनापतियों को छोड़ दिया, और उन्होंने वहां पर कुछ समय तक टैक्स वगैरह वसूले, और वो पूरी तरह से उन क्षेत्रों पर नियंत्रण नहीं कर पाए। इसके बाद आते हैं फिर तुर्क, जिन्होंने भारत में साम्राज्य बनाने की कोशिश की। लेकिन तुर्कों में भी एक आया महमूद गजनवी, जिसने साम्राज्य बनाने की कोशिश नहीं की, यानी यहां पर शासन करने की कोशिश नहीं की, रूल करने की कोशिश नहीं की यहां पर, बल्कि केवल और केवल लूटपाट की। अब बात करते हैं कि ये जो तुर्क थे, ये मूल रूप से कहां के रहने वाले थे। जैसे ये लोग तो अरब प्रायद्वीप के रेगिस्तानी इलाकों के मूल निवासी थे। बेसिकली ये अरब पेनिनसुला जो एरिया है वहां के रहने वाले थे। लेकिन जो तुर्क थे ये सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया से आए थे। जैसे आज का उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जहां पर आज पढ़ते हैं, ये वहां के निवासी थे। और ये मध्य एशिया के ठंडे और मैदानी इलाकों में रहने वाले खानाबदोश और लड़ाकू जनजाति थी। ये एक नोमैडिक और वॉर लवर जनजाति थी। और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये शुरू में मुस्लिम नहीं थे। ये शुरू में मुस्लिम नहीं थे। जब ये मध्य एशिया से खिसक कर ईरान और अफगानिस्तान की तरफ है, जब ये सेंट्रल एशिया से चले
और ईरान की तरफ और अफगानिस्तान की तरफ आए तो फिर ये इन अरबों के संपर्क में आ गए, इनसे इनकी बातचीत हुई, ये इनके कांटेक्ट में आ गए और फिर इन तुर्कों ने इन अरबों के साथ मिलकर इस्लाम धर्म अपना लिया, इनके संपर्क में आकर के इस्लाम को अपना लिया। अब क्योंकि मूल रूप से ये ऐसे क्षेत्र से रहने वाले थे जहां लड़ाकू जनजातियां थी, इसीलिए ये लोग सबसे खतरनाक योद्धा बन गए तुर्क। और भारत में जो असली तबाही और मुस्लिम साम्राज्य की असली शुरुआत की वो इन तुर्कों ने ही की। जैसे फॉर एग्जांपल 11वीं सेंचुरी में महमूद गजनवी भारत में आया। जैसे आपने सुना होगा कि 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा महमूद गजनवी ने। फिर उसके बाद 12वीं सेंचुरी में मोहम्मद गोरी भारत में आया, ये भी तुर्क था, महमूद गजनवी भी तुर्क था और मोहम्मद गोरी भी तुर्क था। अब यहां पर लिखा हुआ है 11वीं सदी। 11वीं सदी का मतलब ये होता है 11वीं सेंचुरी, यानी वर्ष 1000 से लेकर के 1100 के बीच का समय। वर्ष 1000 से 1100 के बीच के जो 100 साल हैं उनको हम 11वीं सेंचुरी के साल कहते हैं। ऐसे ही वर्ष 1100 से 1200 के बीच के जो ईयर हैं उनको हम 12वीं सेंचुरी की ईयर कहते हैं। जैसे अभी 21st सेंचुरी चल रही है, तो यानी वर्ष 2000 से लेकर के 2100 तक के जो साल हैं इनको हम 21st सेंचुरी बोलेंगे। और फिर उसके बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई। मोहम्मद गोरी का ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की। उसके बाद तो फिर चाहे गुलाम वंश के सभी शासक, चाहे उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक हो, चाहे इल्तुतमिश हो या बलबन हो, या आगे चलकर खिलजी वंश आया, खिलजी के बाद तुगलक आया, तुगलक के बाद सैयद, ये सभी तुर्क थे, ये सभी के सभी तुर्क थे। और फिर सबसे लास्ट में आते हैं अफगानी, ये सबसे अंत में आए। ये मुख्य रूप से अफगानिस्तान के पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में रहने वाली जनजाति थी, जिन्हें आज पश्तून कहा जाता है, जिन्हें आज के टाइम में पश्तून कहा जाता है। ये भी मुस्लिम थे, लेकिन इनका कल्चर तुर्कों से अलग था। अफगानियों का जो कल्चर था, इनकी जो संस्कृति थी वो टर्किश से अलग थी। जो तुर्क थे वो खुद को भगवान की परछाई और सबसे ऊपर मानते थे, यानी एक तानाशाह की तरह। लेकिन जो अफगानी लोग थे ये कबीलों में रहते थे और राजा को अपने बीच का ही एक बड़ा भाई मानते थे। अफगानी लोग भारत में शासक के रूप में सबसे बाद में आए। जब दिल्ली सल्तनत कमजोर हो गई तो तब 15वीं सेंचुरी यानी लगभग 1451 के आसपास बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। देखिए 4 वंश कौन कौन से शुरुआत के, गुलाम वंश, फिर उसके बाद खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, ये चारों तुर्क थे। फिर दिल्ली सल्तनत में जो 5वां वंश आया लोदी वंश, ये लोग अफगानी थे। और 1451 में बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। यानी फिर सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी वही जिसको बाबर ने पानीपत के युद्ध में हराया था, तो ये लोग अफगानी थे। और इसके बाद एक और बात ध्यान रखनी है कि जैसे ही इब्राहिम लोदी हारता है बाबर से पानीपत के युद्ध में, तो भारत में स्थापना होती है मुगल साम्राज्य की। और मुगल साम्राज्य में बाबर के बाद उसका बेटा बादशाह बनता है हुमायूं, और हुमायूं को हराने वाला फिर शेरशाह सूरी भी अफगानी था। शेरशाह सूरी भी अफगानी था। अब कई बार प्रश्न मन में ये आता है कि चलो ये तो क्लियर हो गया, लेकिन फिर ये मुगल कौन थे? अक्सर हमें मुगल शब्द सुनकर ये लगता है कि क्या ये तुर्कों से अलग कोई नई प्रजाति थी, कोई नया वंश था? तो आपको मैं बता दूं कि बाबर भी मुख्य रूप से तुर्क ही था। जो बाबर था वो भी मुख्य रूप से तुर्क ही था, लेकिन बाबर के खून में ना 2 राजवंशों का मिश्रण था। बाबर 2 राजवंशों से संबंधित था। जो बाबर था वो पिता की तरफ से तो तुर्क था, बाबर पिता की तरफ से तुर्क था और माता की तरफ से वो मंगोल था। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। थोड़ा समझ लीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। मैं थोड़ा आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे आप मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आगे बढ़ेंगे तो आपको चीजें थोड़ी अच्छी प्रकार से समझ में आए। यदि ये कंफ्यूजिंग भी लग रहा है तो आपको आगे क्लियर हो जाएगा। यदि आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो एक बार इसको समझ लीजिए। तो बाबर अपने पिता की तरफ से तो तुर्क था, क्योंकि उसके पिता जो थे वो जो प्रसिद्ध और क्रूर शासक था तैमूर लंग, उसका वंशज था। और ये माता की तरफ से था मंगोल, यानी उसकी जो माता थी वो चंगेज खान के वंश से थी और चंगेज खान एक मंगोल था। तो अब यहीं से जुड़ करके बना ये मुगल शब्द। तो मुगल शब्द असल में मंगोल शब्द का ही अरबी या फारसी रूप है। जो मुगल शब्द है वो इस मंगोल शब्द का अरबी या फारसी रूप है, क्योंकि माता की तरफ से वो मंगोल था। चंगेज खान का 14वां वंशज था बाबर। और जब ये मंगोल भारत आए तो यहाँ के लोगों ने उन्हें मंगोलों से जुड़ा हुआ मानकर मुगल कहना शुरू कर दिया। लेकिन बाबर को मुगल कहलाने से सख्त नफरत थी। बाबर खुद को कभी मुगल यानी मंगोल नहीं मानता था, वह मंगोलों को तो असभ्य और जंगली लुटेरा मानता था। बाबर खुद को चगताई तुर्क कहता था और इसमें वो गर्व महसूस करता था। उसे अपनी तुर्क होने की पहचान पर ज्यादा गर्व था। और हम सीधी सी बात जानते हैं कि बाबर की मातृभाषा भी तुर्की ही थी। और बाबर ने जो अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी लिखी है तुझु के बाबरी, जिसको हम बाबरनामा कहते हैं, वो भी मंगोल भाषा में नहीं लिखी, वो उसने
मातृभाषा तुर्की में ही लिखी। तो कहने का मतलब आपको चीज समझ में आई। भारत पर सबसे पहला मुस्लिम अटैक होता है अरबों का, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में अटैक किया। फिर आते हैं तुर्क, जिसमें महमूद गजनवी, उसने भारत में शासन नहीं किया, लूटपाट मचाई। उसके बाद आता है मोहम्मद गोरी, जिसके बारे में हम इस क्लास में समझने वाले हैं बहुत अच्छी तरह से, जिसने भारत में साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की। और मोहम्मद गोरी का ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की। और यहीं से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। और फिर दिल्ली सल्तनत में ना 5 वंश आते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, जिनमें से शुरुआत के 4 तुर्क हैं और लास्ट वाला जो लोधी वंश है वो लोग अफगानी है। ठीक है, इतनी बात उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रही है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जो मेन पॉइंट है उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी जो यूनिट 1 है वो है प्रारंभिक तुर्क और खिलजी। तो सबसे पहले ये समझिए प्रारंभिक तुर्क कौन थे, हु वर द अर्ली तुर्क्स। तो भारत में मुख्य रूप से 2 बड़े तुर्क आक्रमणकारी आए। सबसे पहले महमूद गजनवी, इसका उद्देश्य केवल भारत का धन लूटना था, टू प्लंडर इंडियाज वेल्थ। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर लूटा था। इसने 1025 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा और वहां से बहुत ही भारी मात्रा में सोना और चांदी ले गया गजनी। और फिर अगला जो तुर्क आया वो आया मोहम्मद गोरी। हालांकि इसके पिता ने भी कई बार अटैक किया, लेकिन हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं तो मोहम्मद गोरी की बात आएगी, जो 1175 से लेकर के 1206 ईस्वी तक रहा। यानी ये वो अवधि है जिसमें इसने भारत के ऊपर आक्रमण किए अलग अलग जगहों पर और यहां पर सत्ता स्थापित करने की कोशिश की। और ये गजनवी के काफी समय बाद आया मोहम्मद गोरी। इसका उद्देश्य केवल लूटना नहीं था बल्कि भारत ने अपना एक साम्राज्य स्थापित करना इसका उद्देश्य केवल लूटना नहीं था बल्कि भारत ने अपना एक साम्राज्य स्थापित करना था, टू एस्टेब्लिश अ परमानेंट एम्पायर इन इंडिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहीं से शुरुआत करनी है मोहम्मद गोरी से, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जो लास्ट टॉपिक की है वो है महमूद गजनवी, वहां तक खत्म हुआ है। अब यहां से शुरुआत होगी मोहम्मद गोरी से, और मोहम्मद गोरी के बाद भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, वहां से मेन शुरुआत होती है। लेकिन मोहम्मद गोरी से भी बहुत अच्छे प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे ही मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो वहां पर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ दिखा था, मैं आपको फिर से दिखाता हूं। जैसे प्रश्न कई बार आया हुआ है कि मोहम्मद गोरी कौन था, उसकी भारतीय विजयों का वर्णन कीजिए, या मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ये प्रश्न भी कई बार आया हुआ है। तो सबसे पहले अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं और अच्छी प्रकार से जानेंगे कि किस तरह से ये भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में कामयाब हो गया। बहुत अच्छी तरह से डिटेल में चीजों को समझेंगे। कुछ एक दो छोटी छोटी कहानियां भी होंगी जिसके माध्यम से आपको काफी मजा आएगा पढ़ने में और चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मोहम्मद गोरी का परिचय। मोहम्मद गोरी कौन था? देखिए, मोहम्मद गोरी का पूरा नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, और इतिहास की किताबों में उसे मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 नाम इंपॉर्टेंट हैं। इसका पूरा नाम तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था, लेकिन इसको मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम के नाम से भी जाना जाता है। कई बार जिनके एमसीक्यू एग्जाम होते हैं तो पूछ लेता है कि मोहम्मद गोरी का नाम है तो वहां पर मोहम्मद बिन साम मिलता है, तो यही आंसर हो जाएगा। और ये तुर्क था और तुर्कों के शंसबानी वंश से ये ताल्लुक रखता था। इसका संबंध था तुर्कों के शंसबानी वंश से। ये किस वंश का था? शंसबानी वंश का था। अब मोहम्मद गोरी के नाम में जो गोरी लगा है ये उसके क्षेत्र का या कबीले का नाम है। मोहम्मद गोरी में जो गोरी शब्द है ये इसके क्षेत्र का या कबीले का नाम है। अफगानिस्तान में गजनी और हेरात के बीच पहाड़ियों में घिरा एक छोटा सा इलाका था जिसे गोर कहा जाता था, और मोहम्मद गोरी इसी गोर प्रदेश का शासक था। मोहम्मद गोरी अकेला राजा नहीं था बल्कि उसका बड़ा भाई भी था जिसका नाम था गियासुद्दीन। दोनों भाइयों में अच्छा तालमेल था, मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी दोनों की, और जो उस समय के राजाओं में बहुत ही कम देखने को मिलता था। बहुत ही रेयर था कि इस तरह की चीजें उस समय भाइयों में मिल जाएं। बड़े भाई गियासुद्दीन ने साम्राज्य का पश्चिमी हिस्सा संभाला, यानी उसने वेस्टर्न पार्ट को संभाला एम्पायर के, और छोटे भाई मोहम्मद गोरी ने पूर्वी हिस्सा संभाला। कहने का मतलब इसके बड़े भाई ने मोहम्मद गोरी को पूर्वी हिस्सा यानी गजनी वाला हिस्सा दे दिया, और इसी गजनी से मोहम्मद गोरी ने भारत की तरफ फिर देखने की योजना बनाई। इसका ध्यान पड़ा भारत की तरफ। सेम चीज यहां पर इंग्लिश में भी है, जो यहां पर हिंदी में एग्जैक्टली इंग्लिश में भी है। यदि आप चाहते हैं कि मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको बताऊं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, वरना चीजें समझने के लिए हैं और सेम ही हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हम ये समझेंगे कि महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी में मुख्य अंतर क्या था, मेन डिफरेंसेस बिटवीन गजनवी एंड गोरी। देखिए, महमूद गजनवी मोहम्मद गोरी से लगभग 150 साल पहले आया था। जो महमूद गजनवी था वो मोहम्मद गोरी से लगभग 150 साल पहले आया था। वह सिर्फ एक लुटेरा था। उसका काम था भारत आना, मंदिर लूटना, जैसे उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, और सारा धन लेकर वापस गजनी अफगानिस्तान भाग जाना। लेकिन वहीं हम बात करते हैं मोहम्मद गोरी की, तो ये एक साम्राज्य निर्माता था, एम्पायर बिल्डर था। इसको एक एम्पायर बिल्ड करना था। वो सिर्फ धन लूटने के लिए नहीं आया था। उसका मकसद ये नहीं था कि यहां से बस वेल्थ को लूट लो।
उसका स्पष्ट लक्ष्य था, उसका क्लियर गोल था कि वह भारत के राजाओं को हराएगा, उनकी जमीन पर कब्जा करेगा और यहां अपना एक स्थायी शासन, अपना परमानेंट रूल स्थापित करेगा। अपने साम्राज्य को चलाने और एक विशाल सेना खड़ी करने के लिए मोहम्मद गोरी को बहुत धन की आवश्यकता थी और उस समय भारत अपनी अपार संपत्ति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। अफगानिस्तान की जमीन बंजर और पहाड़ी थी, जबकि भारत, और उसमें भी विशेष रूप से नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत के मैदान बहुत उपजाऊ थे और वह इस उपजाऊ इलाके पर कब्जा करना चाहता था। तो जब वो चाहता था भारत पर कब्जा करना, तो इसी के बाद उसने भारत पर आक्रमण करने शुरू किए। तो अब हम जानेंगे मोहम्मद गोरी के प्रमुख आक्रमण और युद्ध। मोहम्मद गोरीज मेजर इन्वेजन्स एंड बैटल्स। गोरी जानता था कि भारत में घुसने के लिए उसे कोई सुरक्षित रास्ता चाहिए, इसलिए उसने शुरुआत में दो अलग अलग रास्तों से कोशिश की। सबसे पहले उसने अटैक किया मुल्तान पर और 1175 में उसने मुल्तान पर विजय भी पाली, विक्ट्री ओवर मुल्तान इन 1175। गोरी ने अपना पहला हमला मुल्तान पर किया। उस समय यहाँ करमाती जाति के मुस्लिम शासक थे, ये लोग शिया थे, ये शिया मुस्लिम थे, करमाती जाति के जो मुस्लिम शासक थे, और गोरी ने आसानी से उन्हें हरा दिया और मुल्तान पर कब्जा कर लिया। यह भारत की और उसकी पहली सफलता थी। दिस वाज हिज फर्स्ट सक्सेस टुवर्ड्स इंडिया। फिर उसके बाद उसने अटैक किया गुजरात माउंट आबू का युद्ध 1178 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हुआ क्या, जब उसने गुजरात पर अटैक किया तो मुल्तान को जीतने के बाद मोहम्मद गोरी हो गया बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, वो बहुत ज्यादा आत्मविश्वास में आ गया। अब उसने सोचा कि वह सीधे राजपूताना के रास्ते गुजरात पर हमला कर देगा और धन लूटेगा। राजपूत स्टेट से होके जाएगा और अटैक कर देगा और वहां से लूट कर लेगा। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी भूल साबित हुई। दिस वॉज अ वेरी बिग मिस्टेक ऑफ हिम। तो होता यह है कि उस समय गुजरात में चालुक्य वंश के युवा शासक भीम द्वितीय, या इनको मूलराज द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, और उनकी निडर मां नायकी देवी ने माउंट आबू की तलहटी में गोरी की सेना का डटकर सामना किया। जिस समय मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर अटैक किया, उस समय वहां अनहिलवाड़ में, पाटन में शासन कर रहा था भीम द्वितीय। इसको मूलराज द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। ये तो अल्पवयस्क था, यानी बच्चा ही था, और इसकी मां मुख्य रूप से शासन कर रही थी नायकी देवी। अटैक किया इसने और भीम द्वितीय की सेना ने भी तगड़ा जवाब दिया, और इस युद्ध में गोरी को बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया और उसे अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। यह भारत में गोरी की पहली और भयानक हार थी। अब ये अटैक हुआ था माउंट आबू के आसपास, ये युद्ध हुआ था माउंट आबू के आसपास। माउंट आबू राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित एक हिल स्टेशन है और इसे राजस्थान का शिमला कहा जाता है। माउंट आबू दिलवाड़ा जैन मंदिरों के लिए फेमस है। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि मोहम्मद गोरी को हराने वाला पहला भारतीय राजा कौन था, तो वहां पृथ्वीराज चौहान का नाम नहीं आएगा, वहां भीम द्वितीय, मूलराज द्वितीय का नाम आता है। 1178 में ही इसको हार का स्वाद मिल गया था। फिर इसने क्या किया, इसने अपनी रणनीति में बदलाव किया, स्ट्रेटेजी चेंज की और पंजाब पर कब्जा कर लिया। गुजरात में पिटने के बाद गोरी समझ गया कि भारत के बीचों बीच यानी राजपूतों के गढ़ से घुसना बेवकूफी है, और फिर उसने अपना रास्ता बदला। उसने तय किया कि वह पहले पंजाब और सिंध पर कब्जा करेगा ताकि उसे दिल्ली की तरफ बढ़ने का एक सुरक्षित मार्ग मिल सके। इसके बाद फिर उसने धीरे धीरे पेशावर को जीता, लाहौर को जीता और बठिंडा पर कब्जा कर लिया। और जैसे ही उसने फिर लाहौर पर कब्जा किया, तो लाहौर पर कब्जा करने के साथ ही उसने गजनवी वंश के आखिरी बचे हुए कुछ शासकों को भी खत्म कर दिया। जब महमूद गजनी यहाँ पे आया था तो उसके कुछ छोटे मोटे शासक रह गए थे जो छोटे मोटे हिस्सों को चला रहे थे, अपना शासन चला रहे थे, वहां से टैक्स वगैरह वसूल कर रहे थे, उनको भी उसने खत्म कर दिया। और अब गोरी की सीमाएं सीधे दिल्ली के चौहान साम्राज्य से टकराने लगी। जो दिल्ली में चौहान वंश चल रहा था, दिल्ली और अजमेर तक चौहान वंश चल रहा था, सीधा चौहान वंश के साम्राज्य से गोरी के साम्राज्य की सीमाएं टकराने लगी। मोहम्मद गोरी ने पंजाब के भटिंडा, उस समय इसको जाना जाता था तबर हिंद के नाम से, पंजाब के भटिंडा के किले पर कब्जा कर लिया, यानी तबर हिंद के किले पर कब्जा कर लिया, जो पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य की सीमा पर था। इसे पृथ्वीराज चौहान ने अपनी संप्रभुता के लिए, अपनी सॉवरेनिटी के लिए खतरा माना, और इसी के फलस्वरूप होता है तराइन का पहला युद्ध 1191 ईस्वी में, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191 एडी। तराइन का मैदान जो वर्तमान में हरियाणा के करनाल के पास है, हरियाणा राज्य के करनाल के पास है, यहाँ दोनों की सेनाएं आमने सामने आकर लड़ी। पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व में एक विशाल सेना थी जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार, युद्ध हाथी शामिल थे, और उनके साथ दिल्ली के राजा गोविंदराज भी थे। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में गोविंदराज को राजा नियुक्त किया हुआ था, और राजपूत सेना ने आमने सामने के युद्ध की नीति अपनाई, यानी फेस टू फेस बैटल की पॉलिसी को अपनाया। राजपूतों के भीषण प्रहार के सामने तुर्क सेना टिक नहीं पाई। युद्ध के दौरान दिल्ली के राजा गोविंदराज ने अपने भाले से मोहम्मद गोरी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हुआ यह कि गोरी अपने घोड़े से गिरने ही वाला था कि एक खिलजी सैनिक ने उसे संभाला और रणभूमि से भगा ले गया। तराइन के इस पहले युद्ध में राजपूतों की शानदार जीत हुई। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने भागती हुई तुर्क सेना का पीछा नहीं किया।
जिसे इतिहास में उनकी एक बहुत बड़ी रणनीतिक चूक माना जाता है, एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक माना जाता है। तो कुल मिला के कहानी ये हुई कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ तराइन का पहला युद्ध, जिसमें उसको हार मिली और वो भाग गया। अब इस युद्ध के बाद, या कह सकते हैं इस युद्ध के ही साथ साथ बैकग्राउंड में घटना घटित हो रही थी जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही वो चीज आपके याद हो जाएगी। और वो कहानी है पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कथा। अब ये प्रेम कथा कहां से आ गई बीच में? देखिए बात समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये कहानी भारतीय इतिहास की सबसे मशहूर लेकिन साथ ही सबसे दुखद घटनाओं में से एक है। कई बार परीक्षा में जब राजपूती राजाओं के हार के कारण पूछे जाते हैं तो आपसी फूट यानी डिसयूनिटी के सबसे बड़े उदाहरण के तौर पर इस कहानी का जिक्र होता है। और यह कहानी है चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो के अनुसार। अब ये चंद बरदाई कौन थे? चंद बरदाई थे दरबारी कवि पृथ्वीराज चौहान के, और इनके मित्र भी थे। तो होता यह है कि उस समय नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में, दो सबसे ताकतवर राजपूत राजा थे। एक तो थे पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली और अजमेर के शासक थे, और दूसरे थे राजा जयचंद जो गढ़वाल वंश के कन्नौज के शासक थे, जो गढ़वाल वंश के थे और कन्नौज के शासक थे। दोनों ही महत्वाकांक्षी राजा थे और खुद को पूरे भारत का चक्रवर्ती सम्राट, या कह सकते हैं सुप्रीम लीडर मानते थे। अब इसी राजनीतिक होड़ के चलते दोनों के बीच में बहुत ज्यादा कड़वाहट थी। दोनों के बीच में राजनीतिक होड़ थी और आपस में कड़वाहट भी थी। दोनों ही अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट जैसा मानते थे, सुप्रीम रूलर मानते थे। अब हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कथा की। तो जो ये संयोगिता थी, ये राजा जयचंद की बेटी थी, पुत्री थी। संयोगिता, इन्हें कई जगह संयुक्ता भी कहा जाता है पुस्तकों में। और ये संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी के किस्से सुन चुकी थी और मन ही मन पृथ्वीराज चौहान को अपना पति मान बैठी थी। यानी कहने का मतलब दोनों के बीच में प्रेम था। अब होता यह है कि राजा जयचंद अपनी ताकत दिखाने के लिए करते हैं एक राजसूय यज्ञ करते हैं, और उसके बाद संयोगिता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया जाता है। स्वयंवर जहां संयोगिता अपनी इच्छा से किसी भी राजा को अपना वर चुन लेगी। लेकिन यहां भी एक घटना होती है कि इस स्वयंवर में पूरे भारत के राजाओं को बुलाया गया, लेकिन जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं दिया। और यहां तक कि पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए जयचंद ने महल के दरवाजे पर पृथ्वीराज की एक मिट्टी या फिर बताया जाता है कि लोहे की मूर्ति बनवाकर रखवा दी, ताकि वे उन्हें एक द्वारपाल या एक नौकर साबित कर सकें, एक वॉचमैन साबित कर सकें। फिर इसके बाद स्वयंवर शुरू होता है। संयोगिता के हाथ में वरमाला दी जाती है, और फिर होता यह है कि उन्होंने दरबार में बैठे सभी राजाओं को अनदेखा कर दिया और वह सीधे महल के दरवाजे की तरफ गई और जाकर पृथ्वीराज की उस मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। और उधर पृथ्वीराज चौहान को इस पूरे आयोजन की, इस पूरे प्रोग्राम की और संयोगिता के प्रेम की भनक पहले से ही थी। वे अपने कुछ सबसे बेहतरीन सैनिकों के साथ कन्नौज में ही भेष बदलकर छिपे हुए थे। जैसे ही संयोगिता ने मूर्ति को माला पहनाई, पृथ्वीराज अपने घोड़े पर अचानक वहां आए और उन्होंने संयोगिता को अपने घोड़े पर बिठाया और जयचंद की पूरी सेना को चुनौती देते हुए कन्नौज से दिल्ली की ओर निकल गए। अब ये वो घटना थी जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। जयचंद भरे दरबार में इस भयंकर अपमान से आग बबूला हो गए और पृथ्वीराज चौहान अब उनके सबसे जानी दुश्मन बन गए। अभी अभी हमने पढ़ा कि 1191 ईस्वी में हुआ था तराइन का पहला युद्ध। उधर मोहम्मद गोरी पूरी तैयारी कर रहा था एक बार फिर से अटैक करने की, और जब 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने 1,20,000 की विशाल सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान को फिर से ललकारा, तो उस समय पृथ्वीराज चौहान ने उत्तर भारत के सभी राजपूत राजाओं से मदद मांगी। कई राजाओं ने मदद भी की, लेकिन सबसे बड़ी सेना वाले राजा जयचंद ने पृथ्वीराज की कोई मदद नहीं की। वह न्यूट्रल रहा, तटस्थ रहा। जयचंद को लगा कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को हराएगा और वापस अफगानिस्तान चला जाएगा, और उसके बाद जयचंद पूरे उत्तर भारत का निर्विवाद रूप से सम्राट बन जाएगा। जैसे महमूद गजनवी आया था, अटैक किया था और फिर चला गया था। हालांकि कुछ पुरानी कहानियों में तो यह भी कहा जाता है कि जयचंद ने ही मोहम्मद गोरी को भारत बुलाया था, लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस बुलाने वाली बात को सच नहीं मानते। हाँ, ये सच जरूर है कि उसने इस युद्ध में
मदद नहीं की थी। तो ये बैकग्राउंड स्टोरी समझना बहुत जरूरी था तराइन के अगले युद्ध पे आने से पहले। आइए अब वापस लौटते हैं और अब होता है तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में, सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 AD। यह युद्ध पहले युद्ध के ठीक एक साल बाद उसी स्थान पर लड़ा गया, लेकिन इस बार परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी थी। गोरी अपनी हार को भूला नहीं था और उसने एक साल तक कड़ी मेहनत की और 1,20,000 चुने हुए सैनिकों की सेना तैयार की। उसने अपनी सेना को 4 टुकड़ियों में बांटा। कहा जाता है कि इस समय तक राजपूत राजाओं के बीच एकता की कमी थी, लेकिन फिर भी पृथ्वीराज ने एक बड़ी सेना जुटाई और इस बार गोरी ने राजपूतों की हाथियों वाली सेना और उनके सीधे हमले वाली नीति को समझ लिया था। वो समझ गया था कि ये राजपूत हाथियों का प्रयोग करते हैं और ये सीधा अटैक करते हैं, डायरेक्ट अटैक करते हैं। तो गोरी ने अपनी सेना को आदेश दिया कि वे पृथ्वीराज की सेना पर सीधे हमला ना करें, बल्कि छापामार तकनीक अपनाएं। छापामार मतलब हिट एंड रन, मारो और भाग जाओ। तुर्क घुड़सवार तीरंदाज यानी तुर्की सैनिक घोड़े पर सवार थे, तीर उनके हाथ में थे और पृथ्वीराज की वो सेना के करीब आते, तीर चलाते और जैसे ही राजपूत सैनिक उन पर हमला करने बढ़ते वो पीछे भाग जाते। कहने का मतलब ये हुआ कि सारा दिन इसी लुका छिपी के युद्ध से राजपूत सेना थक गई और उनके अनुशासन में कमी आने लगी। शाम के समय जब राजपूत सैनिक थक चुके थे तो गोरी ने अपनी सुरक्षित रखी हुई 12,000 घुड़सवारों की मुख्य टुकड़ी से अचानक भीषण हमला बोल दिया और इस अचानक हमले से राजपूत सेना बिखर गई और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया और बाद में उनकी हत्या कर दी। तो तराइन के दूसरे युद्ध में हो जाती है पृथ्वीराज चौहान की हार। अब हम समझते हैं कि तराइन के इस युद्ध का महत्व क्या था और इसका प्रभाव क्या रहा। सिग्निफिकेंस ऑफ इंपैक्ट ऑफ द बैटल्स ऑफ तराइन। देखिए, तराइन के दूसरे युद्ध के साथ ही उत्तर भारत में राजपूतों की सर्वोच्चता समाप्त हो गई, उनकी सुप्रीमेसी खत्म हो गई। इस जीत ने दिल्ली सल्तनत के लिए शासन का रास्ता साफ कर दिया। मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर नियुक्त किया। इस युद्ध ने साबित किया कि केवल वीरता और संख्या बल काफी नहीं है, बल्कि युद्ध में गतिशीलता यानी मोबिलिटी और रणनीति यानी टैक्टिक्स ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तुर्क घुड़सवारों की गति ने राजपूतों के भारी हाथियों और पैदल सेना को हरा दिया। इतिहासकार वीए स्मिथ कहते हैं कि तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 में हुआ था, भारतीय इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी। यानी यहां से युग बदल रहा था, युग बदलने की शुरुआत थी। ये एक तरह से एपोक मेकिंग इवेंट था। इस युद्ध ने केवल एक राजा की गद्दी नहीं बदली, बल्कि पूरे भारत का भविष्य बदल कर रख दिया। महमूद गजनवी केवल लूटकर चला गया था, लेकिन मोहम्मद गोरी की इस जीत ने भारत में स्थायी तुर्क शासन यानी परमानेंट टर्किश रूल की नींव रख दी, फाउंडेशन रख दी। अब यहां से मैं आपको एक कहानी और समझाना चाहता हूं कि जैसे अभी हमने समझा कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 युद्ध हुए। 1191 में तराइन का पहला युद्ध, 1191 में पहला और 1192 में दूसरा। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के ही दरबारी कवि थे चंद बरदाई, जिन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो। इनके मित्र भी थे और इनके दरबारी कवि भी थे। अब चंद्र बरदाई का कहना कुछ और है, चंद्र बरदाई के अनुसार मामला कुछ और है। अब ऐतिहासिक तथ्य तो ये बताते हैं कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच केवल 2 युद्ध लड़े गए। तराइन का पहला युद्ध 1191 और दूसरा 1192। लेकिन चंद्र बरदाई का जो पृथ्वीराज रासो है उसके अनुसार बताया गया है कि दोनों के बीच में कुल 21 युद्ध हुए थे। लेकिन इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के बहुत सारे अन्य संस्करण भी हैं, इसके और बहुत सारे वर्जन भी हैं। तो पृथ्वीराज रासो के जो अन्य संस्करण हैं, जो दूसरे वर्जन हैं, उनमें जो स्थानीय लोक कथाएं हैं, जो लोकल में कहानियां चलती हैं, उनमें 17 बार ये संख्या बताई जाती है कि दोनों के बीच में 17 बार युद्ध हुए। तो आइए अब एक बार चंद्र बरदाई के अनुसार इन युद्धों को समझते हैं। चंद्र बरदाई कहते हैं कि शुरुआती 20 युद्धों में, उन्होंने कहा कि 21 बार युद्ध हुए, तो शुरुआत के 20 युद्धों में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हर बार हराया और बहुत बुरी तरह हराया, और हर बार गोरी को बंदी बना लिया जाता था। लेकिन वे हर बार पृथ्वीराज के सामने गिड़गिड़ाकर और कुरान की कसम खाकर अपनी जान की भीख मांग लेता था। अब चूंकि पृथ्वीराज चौहान एक सच्चे राजपूत थे और राजपूत धर्म के अनुसार शरण में आए हुए निहत्थे दुश्मन को मारा नहीं जाता, इसलिए पृथ्वीराज ने उससे 20 बार जीवन दान दिया, और जिन स्थानीय कहानियों में 17 बार है वहां 16 बार जीवन दान दिया। कहने का मतलब माफ कर दिया। अब 20 बार तो माफ कर दिया। अब जब 21वीं बार युद्ध हुआ तो 21वें युद्ध में मोहम्मद गोरी ने रात के अंधेरे में धोखे से हमला कर दिया। या तो उस समय राजपूत सैनिक सो रहे थे, या ऐसा भी बताया जाता है कई बार कि पूजा पाठ कर रहे थे। अब इस धोखे के कारण पृथ्वीराज हार गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। हालांकि इतिहासकार तो कहते हैं कि पृथ्वीराज की जो मृत्यु है वो अजमेर के पास हो गई थी तराइन के दूसरे ही युद्ध में। लेकिन चंद्र बरदाई कहते हैं कि गोरी पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अपने साथ गजनी
अफगानिस्तान ले गया और वहां गोरी ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और गर्म लोहे की सलाखों से पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी। लोहे की सलाखों को गर्म करवाया और उनको पृथ्वीराज की आंखों में डाल दिया। और जब इस बात का चंद्रबरदाई को पता लगा कि उनके मित्र के साथ क्या हुआ है, तो वे एक फकीर के वेश में गजनी पहुंच गए। उन्होंने एक फकीर का वेश धारण किया और वे गजनी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने मोहम्मद गोरी को उकसाया कि पृथ्वीराज भले ही अंधे हो गए हैं, लेकिन उनके पास एक जादुई विद्या है और वो जादुई विद्या है शब्द भेदी बाण, यानी केवल आवाज सुनकर अचूक तीर चलाने की कला। चंद्रबरदाई ने कहा कि इनके पास तो केवल आवाज सुनकर तीर चलाने की कला है। जब गोरी ने बात सुनी तो वो थोड़ा हैरान हुआ, अचंभे में आ गया, तो उसने इस कला को देखना चाहा। तो गोरी ने जब इस बात को देखना चाहा तो उसने एक दरबार सजाया, जो खेल का एक मैदान होता है पूरा का पूरा एक दरबार सजाया, और गोरी बहुत ऊंचाई पर अपने सिंहासन पर बैठा था। और फिर अंधे पृथ्वीराज के हाथों में तीर और कमान दिए गए। फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी ने आदेश देने के लिए जैसे ही आवाज लगाई, उसी पल चंद्रबरदाई ने एक कविता यानी एक दोहे के माध्यम से बता दिया कि गोरी कितनी दूर और कितनी ऊंचाई पर बैठा है। और वो प्रसिद्ध दोहा ये है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। यानी इसका मतलब यह है कि 4 बांस 24 गज और 8 अंगुल की ऊंचाई पर सुल्तान बैठा है, हे चौहान अब चूकना मत। ये सुनते ही पृथ्वीराज ने तीर छोड़ दिया, जो सीधे मोहम्मद गोरी के गले में जा लगा और वो वहीं मारा गया। फिर इसके बाद चंद्रबरदाई लिखते हैं कि दुश्मन के हाथों मरने और अपमानित होने से बचने के लिए, भाई चूंकि मोहम्मद गोरी को उनकी भरी सभा में मार दिया गया था, तो इसलिए दुश्मन के हाथों मरने और अपमानित होने से बचने के लिए पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई दोनों ने एक दूसरे को खंजर घोंप लिया और वीर गति को प्राप्त हो गए। और बताया जाता है कि उसके बाद संयोगिता भी सती हो गई थी। अब चंद्रबरदाई का जो ये पृथ्वीराज रासो है, ये साहित्यिक दृष्टिकोण से, लिटरेचर के दृष्टिकोण से तो एक काफी महान रचना है, जो राजपूत वीरता, क्षमाशीलता और मित्रता की मिसाल पेश करती है। लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो इस बात को प्रामाणिक नहीं मानते, ऑथेंटिक नहीं मानते, इसे प्रामाणिक इतिहास नहीं मानते, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1192 में पृथ्वीराज के हाथों नहीं हुई थी, बल्कि इससे कई सालों बाद 1206 ईस्वी में खोखर जनजाति के लोगों द्वारा मोहम्मद गोरी की हत्या की गई थी। तो ये चीज भी जानना काफी जरूरी था, हमें इस पॉइंट ऑफ व्यू का भी पता होना चाहिए। ये भी काफी हेल्प करेगा इस मध्यकालीन भारतीय इतिहास को समझने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद चूंकि 1191 में तारीन का पहला युद्ध हो गया, 1192 में तारीन का दूसरा युद्ध हो गया, जयचंद ने साथ नहीं दिया। अब इसके बाद घटित होती है एक और घटना, और वो है चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी, बैटल ऑफ चंदावर 1194 एडी। चंदावर का युद्ध भारतीय इतिहास में तराइन के युद्ध के बाद दूसरी सबसे बड़ी घटना थी। तराइन के युद्ध ने जहां चौहानों की शक्ति को खत्म किया था, वहीं चंदावर के युद्ध ने तो उत्तर भारत के दूसरे सबसे बड़े साम्राज्य कन्नौज को नष्ट कर दिया, यानी गढ़वाल वंश को खत्म कर दिया। अब देखिए युद्ध से पहले क्या स्थिति थी। देखिए तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गोरी कुछ समय के लिए वापस अफगानिस्तान लौट गया था और भारत का काम अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का ही गुलाम था। मोहम्मद गोरी के 4 मुख्य गुलाम थे, उनके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो उनमें प्रमुख गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसको सौंप करके भारत का गवर्नर नियुक्त करके कुछ समय के लिए गजनी लौट गया था। अब हुआ क्या कि इस दौरान कन्नौज का जो राजा था जयचंद, यानी गढ़वाल वंश का जो राजा था, वो बहुत खुश था, क्योंकि उनके जो सबसे बड़े दुश्मन थे पृथ्वीराज, उनका अंत हो गया था। अब जयचंद को लगा कि महमूद गजनवी की ही तरह गोरी भी लूटपाट करके हमेशा के लिए चला जाएगा और वे पूरे उत्तर भारत के अकेले सम्राट बन जाएंगे। लेकिन जयचंद की यह सोच उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई और गोरी क्योंकि एक साम्राज्य निर्माता था, वह जानता था कि जब तक उत्तर भारत के सबसे धनी और शक्तिशाली राज्य कन्नौज को नहीं हराएगा, तब तक भारत में उसका शासन सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी एक बार फिर 50,000 से अधिक अनुभवी घुड़सवारों की बड़ी सेना लेकर भारत में लौटा और इस बार उसका सीधा निशाना राजा जयचंद थे। दोनों सेनाओं का आमना सामना वर्तमान उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पास यमुना नदी के चंदावर नामक स्थान पर हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी के साथ उसका सबसे योग्य सेनापति गुलाम जो था उसका कुतुबुद्दीन ऐबक भी था इस बार, और दूसरी तरफ जयचंद की सेना भी बहुत विशाल थी। राजपूत सेना यूं तो बहुत बहादुरी से लड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद गोरी इस युद्ध को हार जाएगा, और जयचंद खुद भी एक हाथी पर बैठकर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। तभी होता है ये, अचानक तुर्कों की तरफ से एक तीर आता है और जयचंद की आंख में लग जाता है, और तीर लगने से जयचंद अपने हाथी से गिर जाते हैं और अपने राजा को हाथी पर न देखकर
राजपूत सेना में हाहाकार और भगदड़ मच जाती है। इसी भगदड़ का फायदा उठाकर गौरी ने हमला तेज कर दिया और जयचंद वहीं मारे गए और इस 1194 के चंदावर के युद्ध ने उत्तर भारत की बची खुची हिंदू शक्ति को भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इतिहासकार वीडी महाजन कहते हैं कि यदि तराइन के युद्ध ने तुर्क साम्राज्य की नींव रखी तो इस चंदावर के युद्ध ने तो उस नींव को और पक्का कर दिया। इसके बाद मोहम्मद गोरी बनारस की ओर बढ़ा, भाई कन्नौज जीतने के बाद बनारस की ओर बढ़ा और वहां खूब तबाही मचाई, कई मंदिर तोड़े और इस प्रकार तुर्क एक विशाल क्षेत्र पर अपना शासन स्थापित कर चुके थे और उनका राज्य अब बिहार की सीमा को छू रहा था। आइए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मोहम्मद गोरी के प्रमुख गुलाम। मोहम्मद गोरी जब भारत आया था तो अपने साथ सैकड़ों गुलामों को लेकर आया था, परंतु इसके खास व करीबी 4 गुलाम थे। वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ताजुद्दीन यल्दौज, नसरुद्दीन कुबाचा और मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। बस इतना नाम रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, यल्दौज, कुबाचा और बख्तियार खिलजी। ये नाम इसलिए बताने पड़ रहे हैं क्योंकि आगे हिस्ट्री इन्हीं से कनेक्ट करेगी, तभी चीजें अच्छी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट होती रहेंगी और आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। देखिए होता यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने अपना गवर्नर नियुक्त कर दिया था भारत में। अब 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर हमला किया, वो ही गुजरात जहां मोहम्मद गोरी हारा था भीम द्वितीय से, नायिका देवी से। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अटैक कर दिया गुजरात पर और इस बार कुतुबुद्दीन ऐबक की जीत हो गई। और यह जीत इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि 1178 ईस्वी में इसी भीम द्वितीय और नायिकी देवी ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हराया था और ऐबक ने अनहिलवाड़ यानी पाटन को लूटकर गोरी की उस पुरानी हार का बदला लिया। अब दूसरी तरफ ये जो बख्तियार खिलजी था, इसको भेज दिया बनारस से पूर्व की ओर क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए। भाई अभी मैंने बताया कि कन्नौज विजय के बाद बनारस तक लूटपाट मचाई, बिहार की सीमा को छूने लगा था गोरी का साम्राज्य। अब यहां से और पूर्व में क्या पड़ेगा, बिहार और बंगाल। तो बिहार और बंगाल को जीतने की जिम्मेदारी दी गई इस बख्तियार खिलजी को। बख्तियार खिलजी बनारस से ईस्ट की ओर, पूर्व की ओर क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए उसको जिम्मेदारी दी गई। बिहार उस समय एक प्रकार से लावारिस क्षेत्र था, यानी वहां सिचुएशन बहुत अलग थी, एक तरह से अनक्लेम टेरिटरी थी, अनक्लेम रीजन था और इसी स्थिति का लाभ उठाकर बिहार पर उसने कई हमले किए। और इन आक्रमणों के दौरान बख्तियार खिलजी ने बिहार के कुछ प्रसिद्ध बौद्ध विहारों को नष्ट कर दिया। खिलजी ने केवल 200 घुड़सवारों के साथ बिहार शरीफ पर हमला किया और उसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे फेमस यूनिवर्सिटीज को जलाकर राख कर दिया और इसके साथ साथ वहां के हजारों बौद्ध भिक्षुओं का भी कत्लेआम किया। कहा जाता है कि जो नालंदा की लाइब्रेरी थी ना, धर्मगुंज, वो इतनी विशाल थी, इतनी बड़ी थी कि वो 3 महीने तक जलती रही थी। इस हमले ने भारत से बौद्ध धर्म को लगभग समाप्त कर दिया था। इसके बाद बख्तियार खिलजी ने बंगाल को जीत लिया। उस समय बंगाल पर सेन वंश का राजा लक्ष्मण सेन का शासन था और उसकी राजधानी थी नदिया। अब यहां भी बहुत एक चालाकी की बात समझिए। देखिए वो केवल 18 घुड़सवारों को लेकर घोड़ों के व्यापारी के भेष में नदिया शहर में घुस गया। देखिए उस समय आम बात थी, उस समय घोड़ों के तुर्क व्यापारी आया करते थे, सौदागर आया करते थे, घोड़े बेचने आते थे, तो एक आम बात होती थी। तो बख्तियार खिलजी ने क्या किया कि मात्र 18 घुड़सवार अपने साथ लिए, वेश बदला व्यापारी का और घुस गया नदिया शहर में। लक्ष्मण सेन की राजधानी थी नदिया। अब अचानक हुए हमले से राजा लक्ष्मण सेन इतना घबरा गए कि वे बिना लड़े ही महल के पिछले दरवाजे से भाग गए और बख्तियार खिलजी ने बिना किसी बड़ी लड़ाई के बंगाल पर कब्जा कर लिया। तो कुल मिलाकर के भारत में एक तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी तुर्कों की विजय को स्थायित्व प्रदान कर रहे थे, वो स्टेबिलिटी दे रहे थे, और फिर मध्य एशिया में गोरी अपने साम्राज्य विस्तार करने में जुटा हुआ था। उधर मध्य एशिया में गजनी में गोरी लगा हुआ था अपने साम्राज्य का विस्तार करने में। लेकिन होता यह है कि 1205 में एक युद्ध होता है, अंधखुर्द का युद्ध, एक वार होता है, बैटल ऑफ अंधखुर्द, और इस युद्ध में ख्वारिज्म शाह ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित कर दिया। जो ख्वारिज्म शाह था ये सेंट्रल एशिया का एक बहुत बड़ा शक्तिशाली शासक था, ये यहाँ की बात नहीं है, ये उसके वहां गजनी की बात है। यानी गोरी हार गया वहां पर मध्य एशिया में। अब ये हार भी गोरी के लिए एक छद्म वरदान, यानी एक छिपा हुआ वरदान, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी एक बेकार चीज हुई लेकिन ये भी उसके लिए एक वरदान साबित हुआ। देखिए अगर गोरी मध्य एशिया को जीत लेता, सेंट्रल एशिया जीत लेता, तो उसका मुख्य केंद्र वहीं रहता और भारत केवल उसका एक दूर का प्रांत बनकर रह जाता। लेकिन मध्य एशिया से खदेड़े जाने के बाद मोहम्मद गोरी और उसके तुर्क सरदारों के पास भारत में ही बसने का विकल्प बचा और यहीं अपना साम्राज्य पक्का करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा उनके पास। यही कारण है कि दिल्ली सल्तनत एक भारतीय साम्राज्य बन पाया, ना कि मध्य एशिया का कोई हिस्सा। वहां से तो हार गया, खदेड़ दिया गया, तो उसके पास कहां का साम्राज्य बचा, अपने भारत का साम्राज्य बचा। अब हम बात करते हैं कि गोरी की वापसी और उसकी मृत्यु, गोरीज रिटर्न एंड डेथ।
1205 ईस्वी में गोरी की अंधखुर्द में हुई हार की खबर सुनकर पंजाब में यह अफवाह फैल गई कि गोरी मारा गया। अब इसी का फायदा उठाकर पंजाब की लड़ाकू खोखर जनजाति ने विद्रोह कर दिया और टैक्स देना बंद कर दिया, कर देना बंद कर दिया। इसी विद्रोह को कुचलने के लिए मोहम्मद गोरी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक, और इस कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था इल्तुतमिश। देखिए, मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश, वो भी आया था। और इल्तुतमिश ने इस युद्ध में इतनी गजब की बहादुरी दिखाई कि गोरी उससे बहुत प्रभावित हुआ और मोहम्मद गोरी ने उसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक को आदेश दिया कि इल्तुतमिश को तुरंत गुलामी से आजाद कर दो, फ्री इल्तुतमिश फ्रॉम स्लेवरी राइट अवे। और यही इल्तुतमिश फिर बाद में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी बना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगला सुल्तान कौन बनता है? इल्तुतमिश ही बनता है। अब देखिए, गोरी की मृत्यु को लेकर इतिहास में विवाद है। देयर इज अ डिस्प्यूट इन हिस्ट्री रिगार्डिंग गोरीज डेथ। अब ये विवाद क्या है? कुछ कॉन्टेम्पररी हिस्टोरियंस, कुछ समकालीन इतिहासकारों का यह मानना है, समकालीन का मतलब यह है कि उस समय के जो इतिहासकार थे, उस समय के इतिहासकार जैसे इब्र अल असीर का मानना है कि गोरी की हत्या करमाथी समुदाय के लोगों ने की थी, जो शिया मुसलमानों का एक उग्रवादी सेक्ट था। गोरी सुन्नी मुसलमान था और उसने करमाथियों का बहुत दमन किया था, इसलिए उन्होंने बदला लिया। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि करमाथी जाति के मुस्लिमों पर ही उसने अटैक किया था मुल्तान में, तो उसी बात का बदला लिया। ये बात तो कही है इतिहासकार इब्न अल असीर ने। लेकिन भारतीय इतिहासकार जैसे मिनहाज उस सिराज लिखते हैं कि मोहम्मद गोरी ने खोखरों का जो कत्लेआम किया था जब वो कर नहीं दे रहे थे, उसी का बदला लेने के लिए खोखर युवकों ने उसकी हत्या की। यह घटना मार्च 1206 ईस्वी को घटी। सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर गोरी अपने टेंट के बाहर शाम की नमाज पढ़ रहा था। तभी कुछ युवक सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर घुस गए और चाकुओं से गोंदकर उसकी हत्या कर दी। उसका शव वापस अफगानिस्तान ले जाकर गजनी में दफना गया। और फिर उसके बाद भारत में गोरी का उत्तराधिकारी बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक। जब गोरी की मृत्यु हुई तो उसका कोई बेटा नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था, उसकी केवल एक बेटी थी। लेकिन जब मोहम्मद गोरी जीवित था तो एक बार उसके दरबारियों ने उससे पूछा था कि आपके बाद इस विशाल साम्राज्य का क्या होगा, आपका कोई उत्तराधिकारी तो है नहीं, पुत्र तो है नहीं। तो तब मोहम्मद गोरी ने एक बहुत ही प्रसिद्ध बात कही थी कि अन्य सुल्तानों के एक या दो बेटे हो सकते हैं, लेकिन मेरे हजारों बेटे हैं, मेरे तुर्क गुलाम, ये सभी मेरे बेटे हैं। मेरे मरने के बाद यही मेरे साम्राज्य के वारिस होंगे और मेरे नाम को जिंदा रखेंगे। और गोरी की यह बात सच साबित हुई। 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसके सबसे योग्य गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में शासन अपने हाथ में ले लिया और यहीं से भारत में गुलाम वंश की शुरुआत हुई, स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत हुई। ठीक है, तो ये तो कुल मिलाकर के बात रही मोहम्मद गोरी की। और अब हम उस पॉइंट पर आ चुके हैं कि किस तरह से गुलाम वंश की स्थापना होगी, और कुतुबुद्दीन ऐबक को अब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। और ठीक इसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, उसके बाद इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान, और इसके अलावा फिर बीच में बहुत सारे शासक आएंगे। और फिर इसमें एक और इंपॉर्टेंट शासक होगा गुलाम वंश में ही बलबन। गुलाम वंश में वैसे तो 11 शासक हैं, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना और ग्यासुद्दीन बलबन। फिर इसके बाद हम खिलजी पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी आपको ये सब चीजें समझ में आ रही हैं। यदि कहीं कोई डाउट है तो आप बताइएगा, ये कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी बताइएगा। यदि आप ये चाह रहे हैं कि जैसे मैं हिंदी लैंग्वेज में बता रहा हूँ ऐसे ही इंग्लिश में भी बताऊँ, इंग्लिश को भी पढ़ूँ, तो बता देना। हालांकि इससे वीडियो की लेंथ ही बढ़ती है, बाकी चीज़ें सेम है, जो हिंदी में वो इंग्लिश में। थैंक यू सो मच ये क्लास देखने के लिए। अब जल्दी ही आपसे अगली क्लास में मिलेंगे।